दोस्तों आपका स्वागत है। आज हम वर्ल्ड वॉर 2 पर बनी रशियन मूवी T-34 के बारे में बात करेंगे। आर्मी के एक ट्रक को दिखाते हैं जो कि खाने के सामान की डिलीवरी लेकर रशियन कैंप की तरफ जा रहा था। तभी उस ट्रक में से एक सोल्जर निकोलाई बाहर रास्ते में लगे साइन बोर्ड को तोड़ने लग जाता है। अब निकोलाई उस बोर्ड को तोड़ देता है, लेकिन तभी सामने से नाजीज का टैंक आ जाता है और निकोलाई जल्दी से अपने ट्रक में बैठकर स्पीड से चलाते हुए उस टैंक के साइड से निकलकर उसे क्रॉस कर जाता है। अब वो टैंक निकोलाई के ट्रक की तरफ मुड़ता है और निकोलाई अपने साथी को 4 तक गिनती करने के लिए कहता है और उसके 4 गिनते ही निकोलाई ट्रक को मोड़ देता है और पीछे से टैंक के हमले से बच जाता है। इसी तरह वो नाजी के टैंक से एक बार फिर बच जाता है, लेकिन अगली बार 4 गिनने के बाद भी नाजी का टैंक फायर नहीं करता। वो टैंक निकोलाई के ट्रक के आगे निशाना लगाता है, लेकिन निकोलाई ठीक उसी समय ट्रक रोक देता है और टैंक का शेल ठीक ट्रक के सामने से निकल जाता है और इस तरह निकोलाई उस टैंक से बचकर वहां से भाग जाता है। उस टैंक में बैठे नाजी ऑफिसर का नाम येगार था और वो निकोलाई की इस ट्रिक से बहुत इम्प्रेस होता है। फिर हमें रशियन आर्मी बेस कैंप दिखाया जाता है जहाँ की हालात वॉर की वजह से बहुत खराब हो चुके थे। रशियन के पास बस अब एक ही टैंक बचा था और उनका कैप्टन भी बुरी तरह से जख्मी था। तभी वहां निकोलाई आ जाता है और कैप्टन उसे देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि निकोलाई एक जूनियर लेफ्टिनेंट था और टैंक चलाने में एक्सपर्ट था। फिर निकोलाई को टैंक के क्रू से मिलवाया जाता है जिसमें टैंक ड्राइवर का नाम स्टेपन था। फिर निकोलाई उन्हें बताता है कि नाजिस की एक पूरी टीम नेवडॉग गांव के पास पहुंचने वाली है और हमें वहां के हॉस्पिटल और कैंप को डिफेंड करना है। ये सुनकर बाकी के तीनों टैंक ऑपरेटर्स हंसने लग जाते हैं कि वो सिर्फ एक टैंक के साथ नाजिस की पूरे टैंक की डिवीजन को कैसे रोकेंगे। तो निकोलाई उन्हें वहां खड़े उनके टैंक की कमियां बताता है, जिसे सुनकर बाकी के सोल्जर्स समझ जाते हैं कि निकोलाई एक एक्सपीरियंस टैंक कमांडर है। फिर निकोलाई सिर्फ एक टैंक और कुछ सोल्जर्स के साथ मिशन पर निकल जाता है। वहां उस गांव के बाहर नाजी टैंक्स और सोल्जर्स हमला करने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं और येगार ही इस डिवीजन का कमांडर था जिसने रास्ते में निकोलाई पर हमला किया था। लेकिन येगार ये नहीं जानता था कि निकोलाई पहले से ही गांव में छुपकर उसका इंतजार कर रहा है। अब गांव के कुछ पास जाते ही येगार को गांव में इतनी साइलेंस देखकर शक हो जाता है और वो सबको रोक देता है। तभी निकोलाई के सोल्जर्स एक नकली टैंक के कैनन को नाजिस को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बाहर निकालते हैं और निकोलाई की इस चाल में फंसकर येगार टैंक्स को दूसरी डायरेक्शन में भेज देता है। अब नाजीज बेकार में ही खाली जगह पर फायर करने लग जाते हैं और मौका देखकर निकोलाई एक ही टैंक माइन से नाजीज के 2 टैंक को ब्लास्ट कर देता है और फिर वो अपने टैंक की पोजीशन बदलकर एक घर के पीछे जाकर छुप जाता है। येगार ये देखकर हैरान था कि कैसे इतने बड़े टैंक को छुपाकर भी निकोलाई उसके 5 टैंक उड़ा चुका था। अब निकोलाई से बचने के लिए येगार अपने टैंक को लेकर एक घर के अंदर छुप जाता है और निकोलाई के टैंक पर हमला करता है, जिसके कारण एक शेल निकोलाई के टैंक को छूकर निकलता है और टैंक में सभी लोग जख्मी हो जाते हैं। लेकिन वो लोग तब भी नहीं रुकते और टैंक लेकर नाजीज के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और उनके और भी टैंक्स को उड़ा देते हैं। अब निकोलाई और येगार के टैंक एक दूसरे के सामने खड़े थे और वो दोनों एक साथ एक दूसरे के टैंक पर मिसाइल चलाते हैं और हर तरफ धुआं छा जाता है। फिर निकोलाई स्टेपन को टैंक से बाहर लेकर आता है और जैसे ही वो पीछे मुड़ता है, येगार जो कि बहुत जख्मी हो चुका था निकोलाई को गोली मार देता है और निकोलाई वहीं गिर जाता है। अब कहानी यहाँ से 4 साल आगे चली जाती है जहाँ नाजिस के कॉन्सेंट्रेशन कैंप में एक ट्रेन आकर रुकती है जिसमें बहुत सारे ज्यूज और रशियन सोल्जर्स को पकड़ के लाया गया था। यहाँ हमें एना नाम की एक लड़की को दिखाते हैं जो कि नाजी कमांडर की बातों को रशियन में ट्रांसलेट करके सभी रशियंस को समझाती है और बोलती है कि सब कमांडर के आगे झुक जाओ। अब ये सुनकर सभी कैदी झुक जाते हैं, लेकिन एक कैदी सीधा खड़ा रहता है। कमांडर को बताया जाता है कि हम इसे रशियन टैंकर के नाम से जानते हैं। आज तक इसका नाम और रैंक कोई नहीं जान पाया है और ये कैदी आज से पहले 7 बार भागने की कोशिश कर चुका है। ये कैदी और कोई नहीं निकोलाई था। वो कमांडर निकोलाई को गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी गन जाम हो जाती है तो वो निकोलाई के सिर पर वार कर कर उसे बेहोश कर देता है और उसके बाद निकोलाई का नाम और रैंक जानने के लिए उसे काफी टॉर्चर किया जाता है, लेकिन फिर भी निकोलाई उन्हें कुछ नहीं बताता। फिर हमें दूसरी तरफ कमांडर येगार को दिखाते हैं जो कि अपने सीनियर कमांडर से कुछ रशियन कैदी सोल्जर को यूज करके उनके टैंक्स के सीक्रेट जानने के बारे में परमिशन ले लेता है। अब येगार सोल्जर्स को ढूंढने के लिए उसी जेल में पहुंच जाता है जहाँ पर निकोलाई कैद था और उसकी फोटो देखते ही वो निकोलाई को पहचान लेता है। इसके बाद वो निकोलाई से मिलने जाता है। एना निकोलाई को येगार की बातें ट्रांसलेट करके बताती है कि नाजिस के पास रशियंस का एक टैंक है और येगार चाहता है कि निकोलाई उसे ठीक करके चलाने के लायक बनाए।
और इसके बाद वो नाजीज टैंक के साथ एक वॉर ट्रेनिंग करेगा। उसे कोई भी टैंक माइन नहीं दी जाएगी। अगर वो इस ट्रेनिंग में बच गया तो उसे जीने का एक नया मौका मिल जाएगा। मगर निकोलाई इस बात को मानने से साफ मना कर देता है। तो ये गार्ड निकोलाई को मनाने के लिए एना पे गन तान देता है, क्योंकि वो जानता था कि निकोलाई खुद तो मर सकता है लेकिन वो किसी और को नहीं मरने देगा। और ये देखकर निकोलाई उसकी बात को मान जाता है। अगली सुबह कैंप में टैंक चलाने वाले कुछ रशियन कैदियों को अलग किया जाता है। स्टेपन भी उनमें से एक था, लेकिन स्टेपन और निकोलाई एक दूसरे को देखकर भी जानबूझकर नहीं पहचानते और निकोलाई उसे चूज कर लेता है। फिर वोल्चेक नाम का एक सोल्जर निकोलाई पर थूकता है तो निकोलाई उसे भी सिलेक्ट कर लेता है। अब निकोलाई की क्रू में 3 सोल्जर्स स्टेपन, योनोव और वोल्चेक थे और फिर उन्हें रशियन टैंक दिखाया जाता है जिसमें से सड़ी हुई लाशों की बदबू आ रही थी, क्योंकि टैंक के अंदर अभी भी मरे हुए रशियन सोल्जर्स थे। ये सब देखते हैं कि वो रशियंस का फेमस टैंक T-34 था। अब निकोलाई को टैंक ठीक करने के लिए सिर्फ 1 हफ्ता दिया जाता है और टैंक में से मरे हुए सोल्जर्स को हटाने के लिए कहा जाता है। अब नाजीज के जाने के बाद निकोलाई तीनों सोल्जर्स से कहता है कि ये हमारा यहाँ से भागने का आखिरी रास्ता है। हम इस टैंक को नाजीज के ही अगेंस्ट यूज करेंगे और चाहे इसमें मेरी जान भी चली जाए। बाकी के तीनों सोल्जर्स ये सुनते ही 1 सेकंड में इस मिशन के लिए मान जाते हैं। इसके बाद निकोलाई टैंक के अंदर जाकर देखता है तो लाशों के बीच में उसे कुछ मिसाइल्स और ग्रेनेड पड़े दिखते हैं। फिर वो ये गार्ड से उन मरे हुए सोल्जर्स की बॉडी को इज्जत से दफनाने की परमिशन ले लेता है। इसके बाद निकोलाई और बाकी के तीनों लोग मिलकर उन सोल्जर्स की बॉडी के साथ बारूद छुपाकर कैंप के पास ही दफना देते हैं। एना उनकी सारी बातें सुन चुकी थी, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहती क्योंकि वो भी एक कैदी थी और निकोलाई ने उसकी जान बचाई थी। एक दिन ये गार्ड निकोलाई को अपने ऑफिस में ट्रेनिंग डेमोन्स्ट्रेशन की पोजीशन समझाने के लिए बुलाता है, लेकिन निकोलाई का पूरा ध्यान एना पर होता है। निकोलाई एना को पसंद करने लग गया था और वहां से जाते हुए निकोलाई और एना देखते हैं कि ये गार्ड उस एरिया की मैप को अपने टेबल की कबर्ड में लॉक कर रहा है। निकोलाई का क्रू 1 हफ्ता कंप्लीट होने से पहले ही टैंक ठीक कर लेता है और फिर वो ये गार्ड और बाकी के नाजी ऑफिसर्स को अपना टैंक चलाकर इम्प्रेस कर देते हैं। लेकिन ये गार्ड इतना भी बेवकूफ नहीं था। वो अपने सोल्जर्स को कैंप के बाहर फील्ड्स में टैंक माइंस लगाने के लिए बोल देता है। वहाँ एना निकोलाई से मिलने के लिए जाती है और उसे बता देती है कि बाहर सोल्जर्स माइंस बिछा रहे हैं और उसी के साथ वो निकोलाई को एक सांचा देती है जिसमें उसने ये गार्ड की टेबल की चाबी की छाप ली थी। एना भी निकोलाई को पसंद करती थी और वो कहती है कि अगर उसकी किस्मत में मौत लिखी है तो वो निकोलाई के साथ मरना पसंद करेगी, मगर उसके बिना अकेले कैंप में नहीं रहेगी। अब ट्रेनिंग का दिन आ जाता है और नाजी के बहुत सारे टैंक कैंप के बाहर ट्रेनिंग फील्ड में पहुंच जाते हैं। वहां निकोलाई अपने क्रू को मोटिवेट करते हुए कहता है कि हमारे पास सिर्फ 6 टैंक मिसाइल्स और थोड़े से ग्रेनेड है और यहाँ से टैंक में भागकर हम सिर्फ 30 किलोमीटर तक जा सकते हैं। मैं नहीं जानता हम जिंदा बचेंगे भी या नहीं, लेकिन अगर मरना ही है तो हम कोशिश करके मरेंगे। निकोलाई की बातें सुनकर सभी जोश में भर जाते हैं और फिर ट्रेनिंग एक्सरसाइज शुरू हो जाती है। वहाँ दूसरी तरफ एना ये गार्ड के ऑफिस में जाकर मैप्स चुरा लेती है और उसके पास कैंप से बाहर जाने की परमिशन थी, तो वो अपना कार्ड दिखाकर कैंप से बाहर जाकर निकोलाई ने जहाँ कहा था वहाँ उसका इंतजार करने लग जाती है। वहाँ निकोलाई और उसका क्रू फाइट शुरू होने से पहले जंगल में आग लगाकर हर तरफ धुआं कर देते हैं और नाजीज का टैंक सामने आते ही वो उस टैंक को उड़ा देते हैं और ये देखकर ये गार्ड और उसके कमांडर्स के होश उड़ जाते हैं कि आखिर निकोलाई के पास मिसाइल्स कहाँ से आई। अब पूरे कैंप में अफरा तफरी मच जाती है और निकोलाई धुएं का फायदा उठाकर टैंक्स, टावर्स और नाजीज की कार को उड़ाता हुआ कैंप से टैंक लेकर भाग जाता है। फिर वो जाकर एना से मिलता है जो कि उसका इंतजार कर रही थी। अब वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो 20 किलोमीटर आगे एक टाउन के बीच में से निकलेंगे ताकि टैंक में फ्यूल भर सके। वहाँ गुस्से में पागल हो चुका ये गार्ड उनके भागने के रास्ते में आर्मी तैनात कर देता है। निकोलाई और उसके साथी टाउन में पहुंचकर वहाँ से फ्यूल, खाने का सामान और कपड़े ले लेते हैं और वहाँ की पुलिस वालों से बंदूकें भी ले लेते हैं। अब वो मेन रास्ते से होते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन नाजिस का टैंक उनका रास्ते में इंतजार कर रहा था और उन पर अचानक अटैक हो जाता है। अब वो लोग मेन रोड को छोड़कर जंगल में चले जाते हैं और रात को वहीं छुपे रहते हैं। वहाँ ये गार्ड प्लेन में जंगल के ऊपर से उन्हें ढूंढ रहा था और उसे टैंक की चेन के निशान दिख जाते हैं, तो वो निकोलाई को पकड़ने के लिए एक शातिर प्लान बनाता है। रात को जब निकोलाई और बाकी सब सो रहे होते हैं तो दूर से आती हुई टैंक्स की आवाज सुनकर निकोलाई की नींद खुल जाती है और वो समझ जाता है कि ये गार्ड ने उस जंगल को चारों तरफ से घेर लिया है। निकोलाई जानता था कि टैंक में जाने में खतरा है, तो वो एना को वहां से चेकोस्लोवाकिया के बॉर्डर तक भागने के लिए बोलता है, क्योंकि वहां की आर्मी भी नाजीज के खिलाफ लड़ रही थी और वो उनको पनाह दे सकते थे, और एना ना चाहते हुए भी वहां से भाग जाती है। अब निकोलाई और बाकी सब टैंक में बैठकर बॉर्डर की तरफ निकलते हैं, लेकिन वहां पहुंचने के लिए उन्हें एक छोटे से गाँव को क्रॉस करना था।
निकोलाई उस गांव के बाहर ही अंदाजा लगा लेता है कि ये सेम वही सिचुएशन है, लेकिन आज येगार गांव में छुपकर उसका इंतजार कर रहा है। लेकिन निकोलाई के पास और कोई चॉइस नहीं थी, तो वो छोटी सी गली से होता हुआ आगे बढ़ता है और सामने से आ रहे टैंक के नीचे मिसाइल छोड़ता है, जो कि घूमकर नाजी टैंक को ब्लास्ट कर देती है। निकोलाई जानता था कि बिना डिस्ट्रैक्शन के वो कभी भी यहाँ से जिंदा बचकर नहीं निकल पाएंगे, तो वो अपने क्रू से कहता है कि हम में से किसी एक को डायवर्जन बनना होगा। तो वोल्चेक ही काम करने के लिए खुशी खुशी मान जाता है। फिर वोल्चेक अंधेरे का फायदा उठाकर एक नाजी टैंक तक पहुंच जाता है, जिसका ड्राइवर टैंक का ऊपर का दरवाजा खोलकर खड़ा था और वोल्चेक उसमें ग्रेनेड गिरा देता है। अब ये एक्सप्लोजन ही उनका डिस्ट्रैक्शन था और उसकी आवाज सुनते ही निकोलाई और स्टेफन सामने एक घर की दीवार को गिराकर भागने का रास्ता बनाते हैं, लेकिन दीवार टूटते ही नाजिस का टैंक पैंजर ठीक उनके सामने खड़ा होता है। अब निकोलाई और स्टेफन उस टैंक को उड़ा देते हैं, लेकिन वो टैंक उनके इतने पास खड़ा था कि उसके ब्लास्ट से निकोलाई का टैंक भी पूरी तरह से हिल जाता है। और तभी कुछ नाजी टैंक्स निकोलाई को घेर लेते हैं और जैसे ही नाजी मिसाइल चलाने लगते हैं, साइड से एक मिसाइल आकर नाजी टैंक को उड़ा देती है। ये और कोई नहीं बल्कि वोल्चेक था, जो कि जख्मी होने के बाद भी नाजीज का टैंक लेकर अपने दोस्तों की मदद करने के लिए आ गया था। लेकिन तभी येगार वोल्चेक के टैंक पर निशाना लगाकर उसे उड़ा देता है, जिससे कि निकोलाई बहुत गुस्से में आ जाता है। अब सिर्फ निकोलाई और येगार का टैंक बचा था, तो येगार अपने टैंक से बाहर आकर निकोलाई को फेस टू फेस टैंक फाइट करने का इशारा करता है और निकोलाई इस फाइट के लिए मान जाता है। लेकिन फाइट से पहले निकोलाई वोल्चेक को ढूंढकर अपने टैंक में डाल लेता है, जो कि अभी भी जिंदा था। फिर वो लोग एक ब्रिज के आमने सामने आ जाते हैं और जैसे ही येगार अपना टैंक उनकी तरफ बढ़ाता है, स्टेफन अपने टैंक को सीधा चलाने की बजाय लेफ्ट राइट करके लहराते हुए आगे बढ़ता है, जिससे कि वो येगार की सभी मिसाइल से बच जाता है। अब लास्ट में येगार निकोलाई के टैंक के टायर्स पर मिसाइल मारता है और निकोलाई सीधा येगार के टैंक पर फायर करता है। लेकिन स्टेफन इतना एक्सपर्ट टैंक ड्राइवर था कि वो टूटे हुए टैंक टायर की चेन के बाद भी अपने टैंक को सीधा येगार के टैंक पे जाकर मारता है और उसे उल्टा देता है और येगार का टैंक ब्रिज की एक तरफ लटक जाता है। येगार अभी भी जिंदा था और निकोलाई के पास उसे शूट करने का पूरा मौका था, लेकिन निकोलाई येगार को जिंदा छोड़ देता है और अपनी हार और निकोलाई की इंसानियत से शर्मिंदा होकर येगार आखिरी बार निकोलाई से हाथ मिलाता है और फिर वो टैंक के साथ ब्रिज से नीचे गिर जाता है। सिर्फ 4 रशियन सोल्जर्स ने एक पुरानी टैंक के साथ नाजीज की पूरी टैंक की डिवीजन को बर्बाद कर वहां दूसरी तरफ दूर जंगल में बॉर्डर के पास एना निकोलाई का इंतजार कर रही थी और फिर चढ़ते सूरज के साथ निकोलाई, योनोव और स्टेफन घायल हो चुके वोल्चेक को लेकर एना के पास पहुंच जाते हैं और निकोलाई और एना खुशी में रोते हुए एक दूसरे के गले लग जाते हैं और कहानी यहीं खत्म हो जाती है।